हेलो डियर, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है श्वसन। ये हमारे भारतीय वन का बायोलॉजी है। भारतीय वन के हम आज अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से करने वाले। देखिए, ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये सारे प्रश्न है और इसका हम इधर आंसर करते चलेंगे, लिखेंगे। ठीक है, आप जो है प्रश्न लिखेंगे फेयर में, फिर उसके जस्ट नीचे जो है उसके उत्तर को लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए तो पहले शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होता है उसको हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। क्या कहते हैं उसको? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ये जो होता है हमारा अवायवीय श्वसन हो जाता है। अवायवीय श्वसन होगा। ठीक है, तो पहला का जो हमारा हो जाएगा अवायवीय श्वसन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ये जो हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है उसको हम कहते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन कहते हैं उसको, कहते हैं हम वायवीय श्वसन। ठीक है, उसको हम कहते हैं वायवीय श्वसन। ये हमारा दूसरा का आंसर है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? जैव कोशिकाओं में, जैव कोशिका मतलब जीवित कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो देखिए, जीवित कोशिका में जो हमारा बनता है वो एटीपी ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? एटीपी ऊर्जा। और वही ऊर्जा जो है हमारे पूरे शरीर में घूमते रहते हैं। जिस हमारे शरीर के जिस पार्ट में उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा वहाँ पे पहुँच जाती है। जैसे हम अभी मुख से बोल रहे हैं तो हमारे गला में सबसे अधिक एनर्जी खर्च हो रही है, ऊर्जा। तो एटीपी शरीर के बाकी जगह से जो है कहाँ आ जाएगी? गला में आ जाएगी। ठीक है, तो तीसरा नंबर जो है वो क्या कहलाएगा? एटीपी ऊर्जा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एटीपी ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, एटीपी जो होता है ऊर्जा का ही जो है हम कह सकते हैं ऊर्जा का ये मात्रक है। ठीक है, हमारे बॉडी में बन रहा ऊर्जा का एनर्जी का मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा कैसा मात्रक उसे जो है जूल होता है। ठीक है, क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, लेकिन ये हमारे बॉडी में जो बनता है उस ऊर्जा को हम एटीपी के रूप में मापते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है तीसरा का आंसर हो गया हमारा एटीपी ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? देखिए, हमारे कोशिका के भीतर जो होता है, पहले थोड़ा सा ईंधन को समझिए। ईंधन हम किसको बोलेंगे? जैसे गाड़ी का जो होता है ईंधन क्या होता है? पेट्रोल होता है। तो पेट्रोल जलता है, खर्च होता है, तब गाड़ी को एनर्जी मिलती है और गाड़ी क्या करती है? चलती है। इसी तरीके से जो है हमारे शरीर में कौन सा ईंधन होता है? देखिए, हमारे शरीर में जो ईंधन होता है वो ग्लूकोज होता है। कोशिका के अंदर जो होता है ग्लूकोज का विखंडन होता है, अपघटन होता है। उसके फलस्वरूप जो है ये एटीपी ऊर्जा बनता है। तो देखिए, खर्च किसका हो रहा है इसमें? ग्लूकोज का हो रहा है। किसका खर्च हो रहा है? ग्लूकोज का हो रहा है। ठीक है, किसका हो रहा है? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज खर्च होता है तब हमारे शरीर में बनता है एटीपी ऊर्जा बनता है। तो इसीलिए जो है हम ग्लूकोज को कहते हैं कोशिकीय ईंधन। और ये सारी घटना कोशिका के अंदर होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कोशिकीय ईंधन। तो 4 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिकीय ईंधन। क्या हो जाएगी? कोशिकीय ईंधन हो जाएगी। ठीक है, कोशिकीय ईंधन हो जाएगी। ठीक है, कोशिकीय ईंधन। उसके बाद देखिए, अगला जो हमारा 5 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखे। संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखे। तो नाम क्या हो जाएगा इस संपूर्ण श्वसन क्रिया का? तो देखिए, इसमें जो है पहला जो हो जाएगा वो हो जाता है, इसको क कर देते हैं। पहला जो होता है वो प्रश्वास कहलाता है, प्रश्वास होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो उच्छ्वास हो जाता है, उच्छ्वास। ठीक है, दूसरा ख नंबर क्या हो जाएगा? उच्छ्वास हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगला जो है 6 नंबर जो हमारा सवाल है वो श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर में एनर्जी का उत्पादन होता है। और कौन सी एनर्जी? एटीपी ऊर्जा।
हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है। अपघटन कहने का मतलब ये टूटता है ग्लूकोज, तब हमारे शरीर में एनर्जी बनती है। और कौन सी एनर्जी? एटीपी ऊर्जा बनता है। ठीक है, तो श्वसन जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? तो एटीपी ऊर्जा उत्पादन के, इसमें लिखेंगे एटीपी ऊर्जा उत्पादन के लिए, एटीपी ऊर्जा उत्पादन के लिए, एटीपी ऊर्जा उत्पादन के लिए। ठीक है, किसके लिए? एटीपी ऊर्जा उत्पादन के लिए। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला हमारा जो सवाल है 7 नंबर, वो क्या है? श्वसन की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो उपोत्पाद के रूप में जो है ना, प्रोडक्ट जो होता है इसमें से निकलने का काम जो करता है वो जो है CO2 करता है। हम जो श्वसन छोड़ते हैं उसमें CO2 निकलता है। क्या निकलता है? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर जो हमारा प्रश्न है वो देखिए, 8वां नंबर जो प्रश्न है, श्वसन के 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया? श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? तो श्वसन को जो है 2 चरणों में वायवीय और अवायवीय के आधार पर बांटा गया है। एक जो होता है वायु की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय कहते हैं, और दूसरा जो होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय कहते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा, पहला हो जाएगा वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा इसमें अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। दूसरा हो जाएगा अवायवीय श्वसन। ये वायु की उपस्थिति में होता है अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये वायु की अनुपस्थिति में होता है अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, उसके बाद 9वां नंबर प्रश्न देखिए, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो वैसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है। क्या लिखेंगे? वैसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति वैसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 नंबर जो हमारा सवाल है वो देखिए, 10 नंबर के वायवीय श्वसन, 10 नंबर सवाल है, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? तो वायवीय श्वसन की क्रिया जो आरंभ होती है वो वायु की उपस्थिति में होती है। कब होती है? वायु की उपस्थिति में होती है। तो इसका 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वायु की उपस्थिति में। ठीक है, ये 10 नंबर का हो गया। अगला जो हमारा है 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण जो होता है वो वायवीय श्वसन में ही होता है। किस में होता है? वायु की उपस्थिति में होता है, दूसरे चरण में, या हम लिख सकते हैं अंतिम चरण में। कहाँ होगा? वायवीय श्वसन में ही होगा, वायवीय श्वसन में। ठीक है, और अंतिम चरण में लिख देंगे अंतिम चरण में होता है। किसमें? अंतिम चरण में। ठीक है, वायवीय श्वसन में होता है और कहाँ होता है? ये अंतिम चरण में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 नंबर जो सवाल है, पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? तो पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है, रंध्र, और जो है रंध्र, और दूसरा जो है तना में उपस्थित जो होता है वातरंध्र, उसके द्वारा है। तना में उपस्थित क्या होता है? वातरंध्र। तो रंध्र और वातरंध्र के द्वारा होता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला जो हमारा सवाल है 13 नंबर। 13 नंबर सवाल क्या है? पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? तो पौधों में गैसों का विनिमय जो होता है वो विसरण क्रिया से होता है, विसरण क्रिया से होता है। किससे होता है? विसरण क्रिया से। अगला जो हमारा प्रश्न है 14 नंबर, वो है अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होती है? अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होती है?
तो अमीबा जो होती है अनिश्चित आकार की क्या होती है, जीव होती है। ठीक है, अनिश्चित आकार की जो एक कोशिकीय जीव होता है, उसका शरीर जो होता है एक ही कोशिका से बना होता है और उसके शरीर के चारों तरफ जो होता है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उसी कोशिका झिल्ली के माध्यम से अमीबा क्या करती है, शोषण की क्रिया करती है। कोशिका झिल्ली के माध्यम से अमीबा शोषण की क्रिया करती है। ठीक है, और किस क्रिया द्वारा, तो विसरण क्रिया द्वारा। तो हम इसमें लिखेंगे कि जो है अमीबा कैसे शोषण करती है, विसरण क्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली के माध्यम से शोषण की क्रिया करती है। ठीक है, ये जो है हमारा विसरण क्रिया हो। अगला देखिए 15 नंबर जो सवाल है, मछली के श्वसन अंगों के नाम लिखे। तो मछली का जो श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है। क्या होता है, गिल्स होता है। मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, इसको हम गलफारा भी कहते हैं। मछली जो है श्वसन की क्रिया गिल्स के द्वारा ही करती है। पानी से जो होता है, पानी में जो ऑक्सीजन होता है, इसी ऑक्सीजन को क्या करती है मछली जो है छानने का काम करती है और ऑक्सीजन को ग्रहण करने का काम करती है। ठीक है, 16 नंबर जो हमारा सवाल है, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखना। स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंग के नाम लिखना है। तो देखिए स्थलीय कीट और मनुष्य के श्वसन अंग क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं स्थलीय कीट में। स्थलीय कीट, स्थलीय कीट, तो स्थलीय कीट जो होता है उसमें श्वसन की क्रिया जो होती है ट्रैकिया से होती है। किससे होती है, ट्रैकिया के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से, ट्रैकिया। ट्रैकिया का एक और नाम है क्या, श्वास नली, श्वास नली। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है श्वास नली या ट्रैकिया के माध्यम से लेती है। अगर हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य की, तो मनुष्य जो होती है वो फेफड़ा के द्वारा शोषण करती है। किसके द्वारा, फेफड़ा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा शोषण करती है, फेफड़ा के द्वारा शोषण करती है। ठीक है, इसको फ्रेज से आगे पीछे करके अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, 17 नंबर सवाल देखिए, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले शोषण का क्या प्रकार क्या कहलाता है। स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले शोषण का प्रकार क्या कहलाता है। तो स्थलीय कीट जो होता है ना वो फेफड़ा के द्वारा श्वास लेता है और फेफड़ा के द्वारा जो श्वास लेता है वो जो श्वसन की क्रिया होती है वायवीय शोषण होता है। 17 का क्या हो जाएगा, वायवीय शोषण का प्रकार होता है। वायवीय शोषण हो जाएगा। कौन सा शोषण हो जाएगा, वायवीय शोषण। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला 18 नंबर से हमारा प्रश्न क्या है, वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों का नाम लिखिए जिनमें श्वसन केवल फेफड़ा से होता है। वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्ग के नाम लिखना है। वर्टिब्रेटा का मतलब जो उच्च वर्गीय बहुकोश के जीव है उसमें जो है श्वसन केवल फेफड़े से होता है। तो ऐसे में जो है दो वर्ग के जीव, पहला जो आता है वो 18 नंबर जो हमारा वो पहला जो आ जाएगा कौन आ जाए, एवीज। एवीज में कौन आता है, पशु पक्षी आ जाता है। एवीज में कौन आएगा, पशु पक्षी आ जाएगा, पशु पक्षी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है तो पशु पक्षी जो है अपने फेफड़े से श्वसन की क्रिया करती है। दूसरा जो है मैमेलिया, कौन हो जाएगा, मैमेलिया। ठीक है, मैमेलिया हो जाएगा, मैमेलिया वर्ग। तो मैमेलिया में कौन आता है, मनुष्य। मैमेलिया में कौन आ जाएगा, मनुष्य। मनुष्य भी क्या करती है, फेफड़े से श्वसन की क्रिया करती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए 19 नंबर सवाल, मनुष्यों में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखना है। तो मनुष्य में जो है श्वसन क्रिया में उपयोग होने वाले अंग कौन कौन से हैं, तो उसमें देखिए पहला जो हो जाएगा क नंबर वो हो जाता है हमारा नासिका। नासिका छिद्र जो है नाक का वो, तो पहला हो जाएगा नासिका छिद्र, नासिका छिद्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा हमारा स्वर यंत्र होगा। क्या हो जाएगा, स्वर यंत्र। ठीक है, गला, स्वर यंत्र। उसके बाद तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाता है श्वास नली। क्या हो जाएगा, श्वास नली। तीसरा हो जाएगा श्वास नली। और चौथा जो हो जाता है वो हो जाता है, इधर लिख देते हैं, चौथा जो हो जाता है वो हो जाता है फेफड़ा। क्या हो जाता है, फेफड़ा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा और ये वाला चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार को जो है मनुष्य का मुख्य जो है श्वसन अंग है। ठीक, उसके बाद 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल क्या है, फेफड़ा द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होती है। फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होती है। इसमें दो जो क्रिया होती है वो होती है प्रश्वास और उच्छ्वास की। कौन सी, प्रश्वास और उच्छ्वास की। पहला प्रश्वास और दूसरा जो हो जाएगा उच्छ्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। ठीक है, दूसरा हो जाएगा उच्छ्वास। क्लियर है।
उसके बाद देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन जो होता है ना, वो ऑक्सीकरण की क्रिया से होती है। कि जो हमारा भोजन होता है पच जो जाता है वो बन जाता है ग्लूकोज। क्या हो जाता है? ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज के रूप में बन जाता है। हमारा हम जो खाना खाते हैं वो पचने के बाद ग्लूकोज के रूप में बन जाता है। तो इस ग्लूकोज का जो होता है ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तब हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो हमारा प्रश्न क्या है, पचे हुए भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार से होता है? हम ऊर्जा उत्पादन कब होगा? जब ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उसको कहेंगे हम ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ठीक है, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो हमारा सवाल है 22 नंबर देखते हैं। ईस्ट में पाइरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? ईस्ट में पाइरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो ईस्ट में जो बनता है पाइरुवेट से इथेनॉल, वो किण्वन क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। किण्वन क्या कहलाता है? किण्वन की क्रिया कहलाती है, सॉरी किण्वन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, ध्यान में रखें, किण्वन की क्रिया किससे बनेगा? जो है पाइरुवेट से क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, तो वो कहलाता है किण्वन की क्रिया। उसके बाद अगला हमारा है 23 नंबर। ज्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है? तो ज्यादा चलने के बाद जो है हमारे मांसपेशियां दर्द करने लगती है या ऐंठन होने लगती है, वो किस यौगिक का निर्माण के कारण होने लगता है? तो हमारे मांसपेशियों में जो होता है, जब अधिक ज़्यादा चल लेते हैं या दौड़ लेते हैं तो हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अभाव हो जाती है, और ऑक्सीजन के अभाव में जो होता है हमारे मांसपेशियों में एक अम्ल उत्पन्न होती है, एक पदार्थ उत्पन्न होती है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल। तो 23 जो हो जाएगा हमारा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल कौन सा अम्ल हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लैक्टिक अम्ल के कारण जो होता है हमारे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होने लगता है। उसके बाद जो है 24 नंबर सवाल क्या है? श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो प्रथम चरण में बने पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण जो होता है वो वायवीय श्वसन में होता है। किसमें होता है? वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में होता है। इसमें जो है ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, या पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, श्वसन की क्रिया में हमारा जो ग्लूकोज होता है वो पाइरुवेट बनता है पहले, फिर पाइरुवेट का क्या होता है? विखंडन होता है वायु की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में और वायु के अभाव में। ठीक है, वायु कहने का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, अगला जो हमारा 25 नंबर सवाल है, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? ग्रास नली में। कहाँ खुलती है? ग्रास नली में। ठीक है, मेन है ग्रसनी में जो होता है ना, ग्रसनी में 2 छिद्र होता है। ग्रसनी में 2 छिद्र होता है, एक होता है निगल द्वार, निगल द्वार, और दूसरा होता है कंठ द्वार, कंठ द्वार। ठीक है, तो इसमें तो भोजन जाता है, ये हमने पढ़ चुका है, और इसमें जो जाता है कंठ द्वार में, इसमें क्या जाता है? श्वास जाती है, हवा जाती है। ठीक है, तो ये जो है कंठ द्वार जो है नीचे की ओर कहाँ खुलती है? ग्रास नली में। ठीक है, अगला 26 नंबर प्रश्न देखिए। तो 26 नंबर जो हमारा हो जाएगा, प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? तो ये जो है 26 नंबर हो जाएगा, फेफड़ों में जाने के बाद ये विभाजित होकर के ये बना लेती है श्वसनिकाओं। ये बहुत सारे अनेक जो है पतली पतली जो है श्वसनी में बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं श्वसनिकाएं। क्या कहते हैं? श्वसनिकाओं, श्वसनिकाओं कहेंगे। ठीक है, ध्यान में रखें। देख लीजिए एक बार श्वसनिकाओं क्या होता है। देखिए ये जो है होता है, ये हमारा ब्रोंकस होता है। ठीक है, श्वसनी, ये जो होता है मोटा वाला, ये क्या है? श्वसनी है, 2 श्वसनी है। इस श्वसनी जो है अंदर जब गया फेफड़ा के अंदर, तो ये जो देख रहे हैं अलग अलग पार्ट में बहुत सारे बट गया हुआ है। ठीक है, अलग अलग जो है श्वसनी में बट गया हुआ है। तो ये अलग अलग जो बहुत सारे श्वसनी में बटा है, इसी को हम कहते हैं श्वसनिकाओं कहेंगे। ठीक है, उसी का दूसरा नाम क्या है? ब्रोंकियोलस है। क्या नाम है? ब्रोंकियोलस, या हम इसको कहेंगे श्वसनिकाओं। क्लियर है?
श्वसनिकाओं कहेंगे या ब्रोंकिओलस कहेंगे। उसके बाद जो है अगला हमारा प्रश्न जो है 27 नंबर देखिए। 27 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है, तो मनुष्य के शरीर में जो फेफड़ा होता है वो वक्ष गुहा में स्थित होता है। कहाँ, वक्ष गुहा में स्थित होता है, वक्ष गुहा में। ठीक है, वक्ष गुहा क्या होता है, हमारा सीना जो होता है वक्ष गुहा में स्थित होता है। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर सवाल देखिए, वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना क्या कहलाती है। वक्ष गुहा के पश्चिम भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना क्या कहलाती है। तो गुंबद के जो आकार की संरचना होती है उसको हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, इसको दिखाते हैं क्या होती है, डायफ्राम होती है। ये वाला जो है, यहाँ से देखिए, ये वाला जो होता है इसके जो है वक्ष गुहा के नीचे जो है ये वाला क्या है, गुंबद के आकार की संरचना है, इसको कहा जाता है डायफ्राम। तो ये हमारा है डायफ्राम। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला जो हमारा है 29 नंबर सवाल है, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है। हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित है, तो हीमोग्लोबिन जो अवस्थित रहता है वो कहाँ होता है, तो वो रहता है हमारा रक्त में। कहाँ रहता है, रक्त में। कहाँ रहेगा, रक्त या रुधिर में रहता है। ठीक है, ब्लड में रहता है। ठीक है, आरबीसी हेमोग्लोबिन कहाँ रहता है, रक्त या रुधिर में। हीमोग्लोबिन ठीक है, कहाँ रहता है, रक्त या रुधिर में। अगला देखिए 30 नंबर जो सवाल है हमारा, रक्त से फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। रक्त से फेफड़े में आए, रक्त जो ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, फेफड़ा में, और बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो जो है श्वास जो है छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है। फेफड़ा से ही श्वास छोड़ने की क्रिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है उच्छ्वास। क्या कहते हैं उसको, उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्छ्वास। ठीक है, और श्वास लेने की क्रिया को कहते हैं प्रश्वास। ठीक है।